हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी जो आपका पुरानी एनसीईआरटी था उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जो नई एनसीईआरटी था उसको हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। अगर अभी तक आप क्लास सेवेंथ का नई एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री का क्लास सेवेंथ का पूरा 2 पार्ट में ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है, जिसे हम मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मिडाइवल भारत बोलते हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी आपका क्लास सेवेंथ का ही है। तो देखिए, इसमें हम लोग को टोटल क्लास सेवेंथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग को टोटल ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका पुरानी एनसीईआरटी का है, नई एनसीईआरटी हम करवा दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये 9 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 में हम लोग आपको दिल्ली के सुल्तान तक शायद कवर कर देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपसे एक अनुरोध करते हैं कि इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 1, भारत और संसार। एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन देखिए। चलिए, आप भी साथ साथ आंसर करते चलिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो विचार करते हैं। इसमें तो ऐसे दिया हुआ है, आपका आंसर भी पता चल रहा है। भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखे गए, पर 13वीं सदी से ये कागज़ पर लिखे जाने लगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सारे क्वेश्चन में से टिक नहीं लगे हुए हैं, यही 1-2 प्रश्न थे जिसमें टिक आउट किया हुआ था। चलिए, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन को हम लोग को देखना है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया था, ठीक है। इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? हारून उल रशीद उमैयद खलीफाओं में से थे। क्या ये सही है? तो नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? उमैयदों ने दमिश्क के शासन किया था। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, बाकी 2 आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? चलिए बताइए। तो 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये वृद्धि नहीं हुई थी, ये घट गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका घट गया था। यानी कि 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी, घट गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये आपका गलत है। अगला क्या है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब वासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि केवल 2 आपका सही है, बाकी पहला गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। बारूद, कागज और कंपास, ठीक है, कुतुबनुमा। कंपास को क्या बोलते थे? याद रखिए, कुतुबनुमा बोला जाता है। बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप में पहुँचे। क्या ये सही है कि पहले चीन से तब यूरोप में आए? तो ये क्या बिल्कुल सही है। हम जानते हैं सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है स्टेटमेंट?
मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मनाने वाला, ठीक है, बना दिया। क्या ये सही, ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 2 भी सही है। 3 की ओर चलते हैं। चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। देखिए पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जहां आपको केवल दिखे वो समझिए कि 80 से 90% वो स्टेटमेंट गलत ही होता है, ठीक है। जहां आपको केवल दिखे 80 से 90% में गलत ही होता है, बाकी आपका कहीं ऐसा सेंस में केवल सही भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 आपका सही है, बाकी 3 आपका गलत है। ये यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का NCERT क्लास 7 हिस्ट्री का पहला चैप्टर, मतलब समझिए कि पुरानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। चलते हैं दूसरा चैप्टर की ओर। चलिए क्या है? तो प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी अर्ध भागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। तो क्या क्या कारण थे, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट इसका। पहला कारण क्या है कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने, ठीक है, अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गए। क्या ये सही है? तो नहीं, ये आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सिर्फ सही है, बाकी तीसरा आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए देखिए स्टेटमेंट बहुत व्याख्या जो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए तो 2 नंबर में क्या है कि दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि दक्षिण का भारत राज्यों के संबंधित क्या है? 10वीं सदी में दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में राष्ट्रकूट सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये आपका सही है। अगला क्या है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों का राज्य तंजौर के आसपास विस्तृत था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या अगर हम बात करें, चलिए चौथा स्टेटमेंट देख लेते क्या है कि 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में कई नए राज्यों का उदय हुआ जो परस्पर चोल शासकों से प्रतिस्पर्धा करते थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। यानी कि चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं चोल शासक के संबंध क्या क्या है। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये सही है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, अगर कभी पूछ ले तो याद रखिएगा विजयालय, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। चोल साम्राज्य के शासक, ठीक है, परातंक प्रथम ने पांड्य राज्यों को हराया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किए। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर का स्टेटमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परातंक प्रथम को पराजित किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? ओ यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4, ये भी आपका सही है। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है।
चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। चोल शासक विजयालय 846 ईसा पूर्व से लेकर 871 ईसा पूर्व तक साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में प्रमुख था। अन्य अन्य प्रमुख शासक परांतक प्रथम 907 से 955 जिसने पांड्य राज्य को जीता और मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की। ठीक है, हाँ, हालांकि इसके बाद और भी दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा है। देखिएगा आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित क्या है, तो 4 का। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा के रास्ते, ठीक है, गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल तक आक्रमण किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया अभियान के अंतर्गत उसने श्री विजय को पराजित किया। ठीक है, श्री विजय को क्या किया, पराजित किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है। स्टेटमेंट थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी तो कहाँ थी, तो ये आपका हो जाएगा तंजौर में। चलिए देखिए, चलिए इसको पढ़ के हम सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट, ठीक है, दक्कन के कुछ भागों तक विस्तृत था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। बाद में, ठीक है, आधुनिक चेन्नई के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा कि पहले कहाँ थी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर, और बाद में चोलों की राजधानी कहाँ होगी, तो कांचीपुरम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि चोलों की राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, तो राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। चोल शासन में राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला देख लेते हैं, राज्य को प्रांतों, ठीक है, राज्य को प्रांतों को वालनाडु और वालनाडु को गांवों में विभाजित किया जाता था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, ग्राम प्रशासन चेलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। चौथा क्या है कि चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी। क्या ये सही है, तो नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सही है, 1 2 3। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी थोड़ा स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, व्याख्या इसका थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है कि चोल काल के समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कि चोल काल में ब्राह्मण सम्माननीय लोग होते थे जिन्हें राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। क्या ये सही है, तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। क्या ये सही है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं क्या है, चलिए, शूद्रों की स्थिति इस समय, ठीक है, मजदूर और किसानों से बेहतर थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मजदूर और किसानों से बेहतर था शूद्रों की स्थिति, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, बेहतर नहीं था, वो दयनीय थी। क्या था, तो याद रखिएगा दयनीय थी। यहाँ बेहतर आपको बोल रहा है, इसीलिए कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि ब्राह्मणों को दान किए गए ग्राम मणिग्रामम कहलाते थे। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, 1 2, सिर्फ इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे लाल बटन को जरूर दबाएं और उसका बेल आइकन को उसको भी जरूर दबाएं, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर हम वीडियो डालते हैं तो हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम के शासन काल में, ठीक है, 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल, ठीक है, व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किस देश भेजा गया था? तो इसे किस देश में भेजा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लीजिए इसका स्टेटमेंट। चलिए दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताओं पर विचार कीजिए कि दक्षिण के भारत के मंदिर कैसे थे। चलिए तो पहला क्या है कि दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र होते थे। क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है? तो हाँ, यह स्टेटमेंट आपका सही है। इन मंदिरों में एक प्रांगण, ठीक है, गोपुरम और मध्य भाग में एक ऊंचा शिखर बनाया गया था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं। इस काल की मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2 तीनों का तीनों आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो किस भाषा में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिल भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इस पर विचार किया जाए। क्या है? इस क्षेत्र में लिंगायत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसके संस्थापक बासव थे। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ठीक है, तो चलिए ये आपका सही है। अगला देख लेते हैं क्या है। शंकराचार्य और रामानुज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या ये सही है? बताइए। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, व्याख्या बहुत बड़ा किया हुआ है। चलिए तो चैप्टर 2 हम लोग का ख़त्म हो चुका है, मिडाइवल भारत का। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, जो क्या है? उत्तर भारत के राज्य 800 ईसा पूर्व से लेके 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। चलिए तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे? बताना है उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राष्ट्रकूट भी सम्मिलित थे, पाल भी सम्मिलित थे और प्रतिहार वंश भी सम्मिलित था, यानी कि 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 किस में है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्या थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया? तो किस धर्म को किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। क्या है? राजा भोज प्रतिहार राजवंश का एक प्रभावशाली शासक था। ठीक है, उसने 826 ईस्वी से 882 ईस्वी तक राज किया। भोज अपनी साहित्यिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है, अतः विकल्प बाकी तो ऐसे ही है, ये सही है। क्या क्या? चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? चलिए विचार करते हैं। राजपूत वंशों में परिहार, चौहान, सोलंकी और परमार 4 प्रसिद्ध वंश हुए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। क्या है कि ये राजपूत वंश अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। तो ये क्या? ये सही है। तो ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं। क्या है कि चौहानों ने तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था।
क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए इसका भी स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो को रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम बता दें आपको, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक दिया हुआ है वीडियो में। और अगर आप चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे, तो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो नंबर है आपका 9142 65 05 49, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके, ठीक है, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, चंद्रवरदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो चंद्रवरदाई चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? तो चंद्रवरदाई ने रचना किया था। यह एक गाथा गीत है जो वीर रस पर लिखा गया है। ठीक है, किस रस पर लिखा गया है? तो वीर रस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइए, कथन बोल रहा है कि ए में महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये आपका गलत है। यानी कि एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है और 2 आर यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो ए सही है, आर, लेकिन आर क्या है? गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुर्क सरदार महमूद गजनी अपने राज्य गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा राज्य को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। ठीक है, उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा, पर इस कार्य के लिए उसको एक विशाल सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। ठीक है, इसका अर्थ था कि पहले वह सैनिकों को, एक मिनट थोड़ा, चलिए, इसका अर्थ यह था कि पहले वह सैनिकों को, ठीक है, वेतन देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए धन एकत्र करे। अफगानिस्तान के पड़ोस में भारत एक बहुत धनी देश था, अतः धन प्राप्त करके अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया और धन लूटा। ठीक है, तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। उसके आक्रमणों से पश्चिमी भारत के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण और विनाश का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। तो अगर कभी पूछ ले कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025, ठीक है, 1025 में आक्रमण किया था। अब ये आक्रमण महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, शहनामा। अगर कभी पूछ ले कि शहनामा के लेखक कौन थे, तो फिरदौसी। ठीक है, शहनामा के लेखक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, तो कौन जीता था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये हो जाएगा आपका
मोहम्मद गौरी। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आप चलिए थोड़ा पढ़ के हम सुना देते हैं क्या है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान मध्य एशिया के एक छोटे राज्य का शासक था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत पर कई आक्रमण किए। उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। उसका भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किसका? तो मोहम्मद गौरी का। ठीक है, आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय हुआ। ठीक है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरी लड़ाई में पराजित किया। इससे दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है? तुर्कों की भारत विजय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो पहला में क्या है? तुर्कों की विजय इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है। इस समय सामंतीकरण अधिक बढ़ जाने से तुर्क को भारत में किसी केंद्रीकृत सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह भी आपका सही है। ठीक है, चलिए तीन नंबर का देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राज्यों को अपनी ही प्रजा का अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिला। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही, यानी कि कथन एक बोलो, स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों का तीनों आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। चलिए, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत बड़ा व्याख्या दिया हुआ है। चलिए, तो निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 4 दिए हुए हैं आपको बताना है कि चारों में से कौन सही है। ठीक है, तो विक्रमांक देव चरित, तो इसके कौन हो जाएंगे? तो इसका क्या कलहन होगा? कहने का मतलब यही है, इसका ये कलहन होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। कलहन किसका हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले कि इसमें कौन सही सुमेलित है, तो याद है सिर्फ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गीता गोविंद के कौन है? तो जयदेव। ठीक है, यही आपका सही है, बाकी सब आपका गलत है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या मतलब किसका कौन होगा। तो विक्रमांक देव चरित, इसके कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्हन। इसके कौन थे? तो बिल्हन। इसके रचनाकार कौन थे? तो बिल्हन। राजतरंगिणी, इसके रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका कलहन का। ठीक है, अब कथा सरिसागर, इसका कौन था? सूरदास? तो नहीं, इसका था आपका सोमदेव। ठीक है, याद रखिएगा क्या कौन थे? तो सोमदेव। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, 9 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है कि मध्यकाल 800 से लेकर 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म का कुछ हिस्सा कुछ सीमा तक पतन हुआ, मतलब कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। तो क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ना तो देख लीजिए क्या है कि मध्यकाल में 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में भक्ति संप्रदाय की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ था। ठीक है, मध्यकाल में केवल पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा, वहाँ उसको पाल राजाओं और धनी व्यापारियों से प्रोत्साहन मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो
तो सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें सही क्या है? तो सूर्य मंदिर, क्या सूर्य मंदिर भुवनेश्वर में है? अच्छा, या लिंगराज मंदिर कहाँ? कोणार्क में है। तो इसको क्या करना, चलिए हम मिलान करके देखते हैं कौन सही है कौन क्या है। तो सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में। लिंगराज मंदिर कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर में। जैन मंदिर, तो जैन मंदिर कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू, जो कि आपका कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और लास्ट क्या है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा खजुराहो में। ठीक है, यानी कि 1 का 2 और 2 का 1। देखते हैं कि इसमें 1 का 2 और 2 का 1 है। और देख लीजिए जैन मंदिर कहाँ हो जाएगा? 4, यानी कि 3 का 4। चलिए, तो 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। मध्यकाल, ठीक है, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक, ठीक है, प्रसिद्ध हुई? तो कौन सी शैली थी? तो इसका आंसर तो आप देख चुके हैं, लघु चित्र। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या है कि मध्यकालीन भारतीय राज्य, या एक तरफ आपको राज्य दिया हुआ है और उनके वर्तमान क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो चंबक कहाँ का है? क्या ये मध्य भारत का है? क्या ये सही है? तो नहीं, चंबक मध्य भारत में नहीं आता है। दुगरा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। तो हाँ, ये आपका सही है, ये आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ कथन 2 सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का मध्यकालीन भारत यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी हम लोग का खत्म हो चुका है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, जो कि आज का चैप्टर है आपका दिल्ली के सुल्तान। देखिए, ये एनसीईआरटी का पूरा एक मतलब समझिए कि सीरीज चल रहा है, और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं। अभी तो ये हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, कि जैसे ही हम अगर कोई वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप बीपीएससी 6 to 8 का तैयारी करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 से लेके 9, 10, 11, 12 तक पढ़ना है। तो अभी हम लोग के पास सिलेबस नहीं आया है, तो जब तक सिलेबस नहीं आया है तब तक क्या करना है कि 6 to 8 तक का एनसीईआरटी पढ़कर बैठ जाना है। कम से कम एक बोझ कम कर लेना, इसके बाद हम 9, 10, 11, 12 की ओर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है क्या? दिल्ली के सुल्तान। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे? ठीक है, तो किस वंश के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ममलुक वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए, दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्याओं पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति विद्रोह करते रहते थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका सही है। अगला देखते हैं क्या है कि इस समय मध्य एशिया के मंगोल चंगेज खां के लगातार आक्रमण एक बड़ी समस्या थी, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित रखी, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित रखी, क्योंकि बलवन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं क्या है। तो दिल्ली सल्तनत के कई साधारण सुल्तानों के बाद शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला बलवान दिल्ली का सुल्तान बना। वह इस बात पर अधिक बल देता था कि सेना और शासन पर सुल्तान का पूर्ण अधिकार हो। बलवान सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही, ठीक है, उसके प्रारंभिक कार्य थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसके प्रारंभिक कार्य थे, कौन कौन से कार्य थे, चलिए देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा देखते हैं, गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र दोआब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर बढ़ा दिया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर, ठीक है, लगान निर्धारित किया। क्या ये सही है? तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, यानी कि 4 का 1 2 3 देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 आपका सही है। अगला देखते हैं क्या है, इसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है ये स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। अलाउद्दीन की विजय से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? फोकस कीजिएगा, सही नहीं है। चलिए, अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर राजस्थान पर अधिकार किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि ए और बी सही है। और अगला देख लेते हैं, और स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है। चलिए, अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किया। क्या ये सही है? तो नहीं, ये आपका गलत है। अलाउद्दीन स्वयं नहीं किया था, तो कौन किया था? वो मलिक काफूर था। ठीक है, याद रखिएगा, मलिक काफूर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी देखते हैं क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर मुद्रे नगर तक, ठीक है, नगर तक आक्रमण किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अच्छा, क्या पूछ रहा, कौन सही नहीं है ना, सॉरी, कौन सही नहीं है? तो ये तो आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मलिक काफूर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, यही सही नहीं है। चलिए, और डी क्या है, ये तो सही बात है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ये तो सबको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आइए, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ये भी वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? देखिए, किस सुल्तान के काल में भारत आया था, कभी कहीं पूछ देगा कि इब्न बतूता कब आया था और ये कहाँ का रहने वाला था। इस बार जो बीपीएससी टीआरई का हुआ था 1 to 5 का पेपर, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ठीक है, साफ पूछा हुआ था, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोरक्को का था। ये कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का था। तो 8 का ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और ये कब आया था, तो याद रखिएगा, ये भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसका शासनकाल लिखा हुआ 1325 से लेकर 1351 तक के काल में उत्तर अफ्रीका का, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का एक अरब यात्री, ठीक है, इब्न बतूता भारत आया। ठीक है, उसने यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो तुगलक ने दोआब के किसानों पर, ठीक है, भारी कर वृद्धि की। क्या ये सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका गलत है। तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो देवगिरी। ठीक है, याद रखिए, दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो देवगिरी ले गया था। ठीक है, दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो देवगिरी। यानी कि यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ। क्या ये सही है? तो हाँ, ये आपका सही स्टेटमेंट है। और चौथा क्या है कि तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया। तो नहीं, ये भी आपका गलत है। बंद नहीं करवाया था, वो तो चलाया था ना, ये तो चालू किया था। ठीक है, ये तो चालू किया था। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1 और 3 आपका सही राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन में, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए इसमें क्या है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उधर भी है कुछ और इधर भी है कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए, तो मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए क्या हुआ था? ये असफल हुआ था। यानी कि ये भी आपका क्या है? तो सही है। यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। और ये जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए इसका भी आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? ठीक है, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर में क्या है? चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किन नगरों को बसाया? तो किन नगरों का बसाया था? ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, फिरोजाबाद को भी बसाया था, फिरोजपुर को, और हिसार फिरोजा को भी बसाया था। यानी कि 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आइए, दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं। इस समय अनेक स्थानीय प्रांत राजा राजवाड़े आदि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोदी वंश का शासन आया। ये गलत है। हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किस वंश का आया था? तो ये आपका हो जाएगा सैयद वंश का। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोदी वंश का नहीं आया था, सैयद वंश का आया था। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 किस में हो जाएगा? ओहो, सॉरी।
थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। क्या है कि दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार करना था, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसका सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। ओह, वही तो बोल रहे हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं। पूरा हम लोग मतलब देखे नहीं थे। हमें आंसर क्या देना है, हमको कथन असत्य चुनना है, ठीक है। यानी कि ये सब तो सही है, तो असत्य कौन है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोदी वंश का नहीं, सैयद वंश का शासन था। यानी कि ऑप्शन ये गलत है, यानी कि असत्य मेरा ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका डी हो जाएगा 14। आइए, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली से देवगिरी, याद रखिएगा दिल्ली से देवगिरी किया था, ठीक है। और ये कहाँ किया, सिकंदर लोदी ने। जब सिकंदर लोदी की बात पूछे तो ये आपका आगरा में, ठीक है। दिल्ली से कहाँ किया था, तो दिल्ली से आगरा, याद रखिएगा। और मोहम्मद तुगलक अगर बोले तो कहाँ, तो दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, गंगा घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। क्या यह स्टेटमेंट सही है सिकंदर लोदी के बारे में, तो हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाए और मूल्यों पर नियंत्रण किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। सिकंदर लोदी एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः शासक बनते ही उसने पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। सामाजिक कार्यों के तहत उसने जनता की भलाई के अनेक कार्य किए, ठीक है। सिकंदर लोदी जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उसने वस्तुओं के मूल्य को घटाकर मूल्यों पर नियंत्रण करके राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस लोदी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया, तो किसका अधिक विरोध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी का, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको ही पढ़ लेते हैं क्या है, तो 1 मिनट। चलिए, लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय, ठीक है, अफगान सरदारों सर्वाधिक विरोध किए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोदी सुल्तान अफगान थे, मतलब अफगान से थे, अतः वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे। किंतु राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये सरदार अधिक प्रसन्न नहीं थे। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम का, ठीक है, सर्वाधिक विरोध किया। अंत में काबुल के शासक, ठीक है, बाबर के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया और सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करने में सफल हुए, ठीक है। तो 1526 में जो आपका हुआ था, ठीक है, क्या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, तो पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एकता प्रणाली संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित थी, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, तो कौन सुमिलित नहीं है, इसमें कौन सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सुमिलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काजी जो है प्रमुख सलाहकार, ये आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सब आपका सुमिलित है। ए, बी और सी तीनों आपका सही है, ठीक है। देखिए, मुकद्दम जो होते थे गांव का वंशानुगत मुखिया होते थे। मुशर्रिफ क्या होते थे, तो लगान वसूली और हिसाब की देख रेख करते थे। बख्शी क्या होते थे, तो ये सेना का प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये आपका है, पढ़ लीजिएगा इसको।
ठीक है, चलिए 19 नंबर की ओर आते हैं। सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्य के संबंध में विचार कीजिए। तो इस समय स्वतंत्र राज्यों में मालवा, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर और बंगाल प्रमुख राज्य थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। जौनपुर इस समय हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। मेवाड़ शासक राणा कुंभा एक अच्छा कवि और संगीतकार था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही, यानी कि सभी का सभी सही है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिम भारत में मालवा और गुजरात के राज्य थे। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सल्तनत काल के समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण के 2 प्रमुख राज्य बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो विचार किया जाए, इसका क्या हो जाएगा। बहमनी और विजयनगर सल्तनत से स्वतंत्र 2 प्रमुख राज्य थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बहमनी राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, हसन गंगू ने। किसने किया था? तो हसन, ठीक है, हसन गंगू। तो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू, ना कि हरिहर और बुक्का। इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये आपका सही है। अगला देख लेते हैं। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका क्या है, तो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला हमारा पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 7th का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जब तक आप पार्ट 2 देखिएगा तो क्लास 7th का एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी क्लास 8 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे ही क्लास 8 का हम लोग ख़त्म करेंगे उसके बाद, ठीक है, ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी कोशिश करेंगे एक एक दिन के बाद दोनों का वीडियो लाने का। ज्योग्राफी का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्लास 8 का हम लोग हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे उसके बाद ज्योग्राफी का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम लोग एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का इस प्रकार से सीरीज बाई सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।